सो दिस इज़ द 8th लेक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 लेक्चर कंप्लीट हो गया। 7 लेक्चर में हम लोग आर्गूमेंट का क्वेश्चंस भी किए थे। आर्गूमेंट का क्वेश्चंस पिछले क्लास में, जो भी पिछले क्लास तक का लेक्चर देखा है उसको आर्गूमेंट क्लियर हो गया होगा। आज एक आर्गूमेंट का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, हम बोल रहे हैं, एक मिनट, लिखो, लेट 1 मिनट, let z belongs to c, let z belongs to c be such that, लिखो, let z belongs to c be such that mod z is less than 1 if omega is equal to 5 plus 3z by 5 times 1 minus z। देन फर्स्ट ऑप्शन है 4 times imaginary part of omega is greater than 5। ऑप्शन बी 5 times real part of omega is greater than 1। ऑप्शन सी imaginary part of omega is less than 1। and option D is 5 times real part of omega is greater than 4। ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है। ना क्वेश्चन क्या है, लेट z बिलोंग्स टू बी सच दैट मॉड z इज लेस देन 1, है ना। ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये ओमेगा है ना। देखो क्वेश्चन में जो काम करना है ना, वो क्वेश्चन क्लिक नहीं करेगा आपको एक बार में। ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ इतना, और यहाँ पे लिखा है मॉड z का वैल्यू 1 से लेस है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन उससे पहले आपको, पहले यहाँ पे ना देखो, ओमेगा इज इक्वल टू जेड के टर्म में दिया हुआ है, ओमेगा जेड के टर्म में दिया है। आप क्या कर दो, सिर्फ इतना काम कर दो कि जेड ओमेगा के टर्म में निकाल दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जेड एक तरफ कर दो और ओमेगा एक तरफ कर दो। ठीक है, तो जेड यहाँ से निकालो ओमेगा के टर्म्स में। फाइव प्लस 3z है ना, तो यहाँ से हो गया 5 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3z प्लस 5 ओमेगा जेड। 5 कॉमन निकलेगा, ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, जेड यहाँ से कॉमन निकाल लो। अच्छा, हम लोग को यहाँ से निकालना क्या है, जेड निकालना है ना, तो जेड एक तरफ होना चाहिए। तो 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा जेड कर दो। 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 3z। एक सेकेंड, हम लोग को जेड निकालना है, तो जेड एक तरफ रहेगा, है ना। यहाँ से जेड कॉमन निकलेगा तो कितना मिलेगा, 3 प्लस 5 ओमेगा, और यहाँ से कितना मिला, 5 ओमेगा माइनस 5, तो जेड इज इक्वल टू हो गया 5 ओमेगा माइनस 5 बाई 3 प्लस 5 ओमेगा। बताओ, जेड का वैल्यू इतना आना चाहिए, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉड जेड का वैल्यू 1 से लेस है। देखो मॉड जेड का वैल्यू 1 से लेस है, तो जेड का वैल्यू इतना है ना, इसका मॉड लगा दो, तो 5 ओमेगा माइनस 5 बाई 3 प्लस 5 ओमेगा और इसका मॉड्यूलस। ये कह रहा है 1 से लेस है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं ना, कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि जो मॉडुलस है दोनों पे जाएगा, तो 5 ओमेगा माइनस 5 लेस देन 3 प्लस 5 ओमेगा हो जाएगा, और ये दोनों तरफ लगा देंगे मॉडुलस, है ना। अब ओमेगा को क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में बोला है, तो ओमेगा को एक्स प्लस क्या रख लो, आयोटा वाई रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और ओमेगा को लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 विथ मॉडुलस का साइन इज लेस देन, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5 और ये यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई और विद इन मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ के बाद आसान है काम। अब क्या करना है, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5x प्लस 5 आयोटा वाई और माइनस 5 मॉडुलस लेस देन, ये हो जाएगा 3 प्लस 5x प्लस 5 आयोटा वाई और विद इन मॉडुलस। इसमें रियल पार्ट को एक साथ कर लो, 5x माइनस 5 एक साथ और 5 आयोटा वाई एक साथ विथ मॉडुलस लेस देन, ये हो जाएगा 3 प्लस 5x और प्लस 5y आयोटा विथ मॉडुलस, ठीक है। अब बस मॉडुलस जैसा निकालते हैं वैसा निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, है ना। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो फिर रूट का चक्कर हट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 25y स्क्वायर लेस देन, ये हो जाएगा और 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर एंड दिस इज 25y स्क्वायर। समझ आ रहा है बात, 25y स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा ए 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 5 25 दूनी 50x लेस देन, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 25x स्क्वायर 15 और 30x हो जाएगा। ये 25x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 50x 30x ये हो जाएगा लेस देन, यहाँ हो जाएगा 80x और ये 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16। मतलब 80x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितना आ गया, 16 आ गया। तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन कितना आ गया, 1/5। अब ये बताओ x क्या है, व्हाट इज x, x इज द रियल पार्ट ऑफ व्हाट, ओमेगा ना, क्योंकि ओमेगा को क्या माने थे हम लोग, x प्लस आयोटा वाई माने थे, तो रियल पार्ट ओमेगा ही ना है। ग्रेटर देन 1/5 आ गया, तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो 5 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितना आ गया, 1, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, ये रहा बी ऑप्शन। समझ आया प्रिंस? तो इस क्वेश्चन में जो करना था ना वो स्टेप्स एक बार में फर्स्ट टाइम में तो कभी क्लिक नहीं करेगा किसी का, है ना, नो डाउट, इसमें तो फैक्ट है भाई। क्योंकि इसमें मेनली क्या है ना, हम लोग इसको ये समझते हैं, बताओ तो मॉड जेड का वैल्यू लेस देन अगर 1 है ना, इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू 1 अगर रहता है, तो याद है आपको ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, कल के पिछले क्लास में बताए थे आपको। अच्छा, इसके बारे में अभी और डिटेल में बात होगा आगे, ठीक है, उसका लोड नहीं है। अब लिखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग है नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मेंस का थोड़ा आजकल फेवरेट टॉपिक बन गया है, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है। वो डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली पूछे, बट क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल। और स्कूल के एग्ज़ाम से ये सिलेबस आउट हो गया है, बट जेई में पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना होता है ये समझना है यहाँ पे आपको। देखिए पहले आप इसको तरीका समझो सब लोग, है ना, फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देंगे। पहले इसका स्टेप समझो कि कैसे फाइंड करना है। तो देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो बात यहाँ पर ये है कि जैसे तुम सोचो अगर रूट अंडर, है ना, रूट अंडर अगर जेड है, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड कर रहे हैं,
तो इतना तो कंफर्म है कि जो आंसर आएगा ना वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा, रियल में नहीं आएगा। ठीक है, रियल का अगर रूट फाइंड करते हैं तो रियल का रूट फाइंड करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है और रियल भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मेरा कहना ये है कि सपोज करो यहाँ लिखा है 8 माइनस और ये लिखा है 15 आयोटा। ठीक है, और इसका यहाँ पे लगा दिया रूट, 8 माइनस 15 आयोटा और रूट लगा हुआ है। अगर आपसे अब कह रहा है कि इसका रूट निकालो, स्क्वायर रूट बताना है, तो इतना तो कंफर्म है कि इसका जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट जो भी निकल के आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई के ही फॉर्म में। अब ये नहीं पता कि x का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, लेकिन आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बाहर में एक प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस में भी आएगा वैल्यू ये। अब आपको ये x और ये y का वैल्यू पता करना है। x y जैसे पता चल जाएगा तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि हाँ भाई x और y का वैल्यू ये मिल रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूट है वो ये मिलेगा। लेकिन अब देखो ये कैसे करना है, समझो एक्स वाई कैसे निकालना है। सबसे पहला काम ये करना है कि डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ताकि ये रूट हट जाए। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, 8 माइनस, है ना, अच्छा ये प्लस माइनस अभी हटा देते हैं क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो वैसे भी हट जाएगा वो। 8 माइनस 15 आयोटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर, है ना। पहले प्रोसेस समझो क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। तो 8 माइनस ये हो गया 15 आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और कुछ ऐसा। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ कंपैरिजन करना है। देखो LHS में रियल पार्ट कितना है, ये 8 है, और RHS में रियल पार्ट कितना दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करेंगे। तो ये कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 8 के इक्वल हो गया, और 2xy जो दिख रहा है ना 2xy इसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया, -15 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से xy का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15/2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब समझो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है ना, और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू पता चल जाता तो फिर आप ना दोनों को ऐड करके वाई स्क्वायर कट करके एक्स निकाल लेते, और एक्स निकलता तो पुट कर लेते किसी इक्वेशन में तो वाई भी पता चल जाता। तो ये कैसे फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके लिए हम लोग ये वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। बताओ ए प्लस बी, है ना, ऐसा बताओ एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इसमें तुम -2xy सब्ट्रैक्ट करके 2xy इसमें ऐड कर दो, है ना, और इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो दिख रहा है ना इसको एक साथ कर लो। तो बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और 2xy दिस इज व्हाट 4xy, इतना आ जाएगा। इसको रिलेट करने के लिए हम यहाँ पे किए हैं। देखो अब सोचो अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ये स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर होता तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होता, यहाँ भी वाई स्क्वायर होता, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होता, यहाँ भी वाई स्क्वायर होता। समझ आ रहा है बात ना। तो बस यही काम यहाँ पे करना है, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ जो भी रहेगा, अगर यहाँ पे अल्फा बीटा होगा तो यहाँ भी अल्फा बीटा, यहाँ अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो रहेगा एक्स वाई की जगह पे वही चीज़ यहाँ पे लिखना होता है। तो देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना 8 है तो 8 रख दो 64 हो गया, और प्लस देखो ये 2xy का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, 2xy का वैल्यू कितना है -15 है, इसका जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। 2xy का वैल्यू कितना है -15 है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे अगर तो क्या ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ लिख दो 225। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 5 4 9 6 2 8 289। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये हो जाएगा +-17, हाँ 17 आ जाएगा ये, प्लस और माइनस, लेकिन इसमें माइनस तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का सम स्क्वायर में है, प्लस आएगा ना दोनों, तो दोनों पॉजिटिव है तो फिर सम नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो ये हट जाएगा, सिर्फ प्लस वाला लेना है आपको। इसका मतलब एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 17 के इक्वल आ गया। अब दोनों को आप ऐड कर दो तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 8 15 25। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 25/2। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25/2 आया है, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25/2 आया है, तो फिर सोचो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/√2। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/√2 आ जाएगा। अब अगर x का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25/2 है, तो बताओ यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25/2 यहाँ रख लो, माइनस वाई स्क्वायर रख लो, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो बताओ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 माइनस 8 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9/2, मतलब वाई का वैल्यू कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√2, है ना। तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पता चल गया, बस अपना काम हो गया। 5/√2 3/√2 लिखा है ना, तो यहाँ पे ला के रिप्लेस करो ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 माइनस 15 आयोटा और इसका रूट जो लिखा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स की जगह कितना आया था 5/√2 और प्लस आयोटा वाई की जगह हो जाएगा 3/√2, और बाहर में आपको एक प्लस और माइनस का साइन रखना है ना। तो ये हो गया, और यहाँ से अगर आप चाहें तो √2 कॉमन निकाल लो या फिर इतना करके छोड़ दो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब से आगे से इतना मेहनत नहीं करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, आपको बताते हैं कैसे निकालना है। हो गया, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो 7+24 आयोटा, 7+24 आयोटा, इसका रूट बनाओ, ट्राई करो। बन रहा है, √6 रूट में तो नहीं आएगा। 7+24 आयोटा का जो रूट लिखा है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हट जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा होल स्क्वायर। 7+24 आयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। देखो अब इसको इतना लॉन्ग में लेके नहीं जाएंगे, है ना, बड़े मेथड पे। सबसे पहली बात तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 7 के इक्वल हो गया, ऑल राइट, और 2xy का वैल्यू 24 के बराबर हो गया, है ना। देखो कैसे लॉजिक लगाना है, समझो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 7 है, 2xy का वैल्यू 24 है, तो बताओ x इंटू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बताओ दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 12 कब हो सकता है,
दो नंबर किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो एक हो गया सर 3 × 4 कर दीजिए, या फिर 4 × 3 कर दीजिए, या फिर 6 × 2 कर दीजिए, या फिर 2 × 6 कर दीजिए, या 12 × 1 भी कर सकते हैं। लेकिन इतना ऑप्शन भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपको अभी इस वाले कंडीशन को भी वेरीफाई कर लेना है। तो ज़रा सोचो, 3 4 अगर लेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये कम ये ज़्यादा, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो 3 4 तो होगा नहीं, 4 3 रख के देख लो। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 7 16, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना सारा ऑप्शन नहीं है आपके पास, बस 4 और 3 वाला ही ऑप्शन चलेगा और कोई नहीं चलेगा। तो ये हिट एंड ट्रायल में एक ही बार में काम हो जाता है, कोई लोड नहीं है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 3, तो हो गया आंसर, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे आप, x की जगह 4 लिखेंगे और प्लस ये हो जाएगा 3 आयोटा, और आपको पता है बाहर में एक प्लस और माइनस लगाना है। हम फ्रैक्शन में आया तो फिर हाँ, फ्रैक्शन में अगर आएगा तो फिर जैसे हम लोग ये थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैसे करना है। लेकिन कम चांसेस है, हाँ कम चांसेस है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रहने का, इसलिए हम एक फ्रैक्शन लेके सिखा दिया ताकि पूरा प्रोसेस पता चल जाए तुमको। बनाओ इसको 3 + 4 आयोटा रूट में। बन रहा है कि फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? हाँ, इसको x प्लस आयोटा लिख लो, तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x² माइनस y² और प्लस 2xy। तो यहाँ से x² माइनस y² का वैल्यू 3 हो गया और 2xy का वैल्यू 4 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब देखो x² माइनस y² का वैल्यू 3 है और xy का वैल्यू 2 हो गया। अब इसमें सोचना है तुमको कि हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे ताकि वो 3 आ जाए। तो देखो 2 × 1 कर दो, काम हो जाएगा। x का वैल्यू 2, 4 - 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो रूट आया वो हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस आयोटा और बाहर में प्लस माइनस का साइन। ठीक है, रुद्र समझ में आ रहा है तुमको? अब देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहे, फ्रैक्शन में रहे ना रहे, इसका फॉर्मूला लिख लो। अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, मेथड समझा दिए, मेथड से चल जाना। x प्लस माइनस आयोटा का अगर रूट फाइंड करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बाहर में प्लस माइनस का साइन लगाना, यहाँ लिखना मॉडुलस ऑफ z और प्लस x अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसका यहाँ पे लगा देना रूट। उसके बाद प्लस माइनस मतलब जो यहाँ बताते हैं, अभी यहाँ लिख लो इतना पहले आयोटा, और ये हो जाएगा मॉड जेड। ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे रूट पूरा होगा, है ना, ये जो रूट है ना ये पूरा में आएगा। और फिर यहाँ पे आयोटा मॉड जेड प्लस एक्स एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे में ऐसे करके मॉड लगा देना, ये होता है इसका। तो फार्मूला थोड़ा सा देखने में लगता है कि याद होगा कि नहीं होगा, बट अगर चाहेंगे तो आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे एक में प्लस और एक में माइनस, प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स। हाँ आयोटा बाहर है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, 7 + 24 आयोटा और इसका रूट। ठीक है, जेड अंदर वाला जेड है ना, ये जेड है, तो बाहर में प्लस माइनस का साइन। चलो मॉड जेड सोचो कितना आएगा मॉड जेड, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 49, वही 17 आएगा। तो 17 प्लस एक्स मतलब हो गया पहला वाला पार्ट 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे बाई 2 लिखेंगे, जो भी आएगा इसका रूट कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस, फिर यहाँ आयोटा लिखेंगे मॉड जेड, मॉड जेड का वैल्यू फिर से कितना आएगा 17 माइनस यहाँ 7/2 और इसका रूट। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस
सात सात 14, मतलब यहाँ हो गया 24, 7 7 14, 24/2, 12 आ गया है ना। 12 का रूट प्लस माइनस आयोटा, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और इसका रूट। ठीक है, ये गलत आ रहा है हमको लगता है, ये गलत लिख दिया ना। 7 और 24 का रूट 17 नहीं आएगा, कोई बोल भी नहीं रहा, ये 25 आएगा। सही कह रहे हैं ना, 25 आएगा ना, देखो तो 25 25, 25 7 5 12 32 16, यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 3 आ गया ना। प्लस माइनस बाहर में 4, और यहाँ देखो प्लस माइनस यहाँ कैसे चलेगा सुनो। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, ये ना, ये प्लस रहा तो तुमको यहाँ प्लस लेके चलना है, अगर माइनस रहा तो यहाँ माइनस लेके चलना है। तो अभी प्लस है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे प्लस लेना है, माइनस नहीं मत लेना। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस से 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट तरीका निकालने का। अगर फॉर्मूला याद रह गया एग्जाम में तो फिर लेके चल जाना, इससे को काम हो जाएगा इससे। अगर अंदर में माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस बार मेंस में जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है वो कराते हैं। क्वेश्चन लिखो, जेड स्क्वायर है ना, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिख देना, फाइंड द रूट्स। जेड स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ जेड माइनस 11 और प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम देख लो जेड वेरिएबल समझ के कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका 2 रूट्स आएगा, जेड का 2 वैल्यू आएगा, वही जेड फाइंड करना है। तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स भी इसका इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। तो देखो डायरेक्ट फैक्टराइज का तो मत सोचो इसको कि डायरेक्ट फैक्टराइज कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह, ऐसा कुछ होगा नहीं। आप इसको आप क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना बाई 2 है, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो माइनस बी का मतलब हो गया कि जेड का जो कोफिशियंट है वो बी है, तो कितना हो जाएगा -2 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा हो गया ये। ठीक है, बीच में प्लस माइनस का साइन, फिर यहाँ पे रूट के अंदर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा और इसका स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू 1 हो गया और सी का वैल्यू ये होगा तो माइनस प्लस बन जाएगा और ये हो गया 11 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इतना मिला और उसके बाद नीचे आ जाओ, डिवाइडेड बाई ये हो गया 2a मतलब हो गया सिर्फ 2, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब जो मेन चीज़ होता है ना वो अंदर में होता है, इसको सिंप्लीफाई करने का। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और -4 आयोटा हो गया ये, प्लस माइनस, और इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हो गया 4, ये 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब -4 हो गया ये। ठीक है, और प्लस दिस इज 4 आयोटा और प्लस यहाँ हो जाएगा 44 प्लस 8 आयोटा और बाई यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, देखते चलना कहीं पे स्टेप्स गड़बड़ ना हो। ये हो गया, सो जेड इज इक्वल टू -2 -4 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो गया 4 -16 प्लस 16 आयोटा और प्लस 44 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, और बाई यहाँ हो जाएगा 2। अब अंदर रूट के अंदर वाला जो कहानी है उसको देखो, z इज इक्वल टू -2 -4 आयोटा प्लस माइनस विद इन रूट, ये हो गया 44 प्लस 4 48, 48 माइनस 16 तो 32 आ गया ये। तो ये हो जाएगा 32 और माइनस 16 और 8 ये ऐड हो जाएगा, है ना, तो 24 आयोटा हो गया ये, और बाई नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 32 और 24 में कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन खींच लो। तो -2 -4 आयोटा और प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो 2 बन के बाहर निकलेगा और यहाँ हो जाएगा, हाँ बोलो, पहले भी कॉमन निकाल सकते थे, हाँ एग्जैक्टली, वहाँ से ऊपर से कॉमन निकल जाता है, कोई नहीं। और यहाँ से हो गया 6 आयोटा, है ना, 4 8 4 6।
तो कॉमन नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो रूट में बाहर आएगा, तो रूट में भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग अभी भी चाहें तो। क्या निकलेगा बाहर, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बट छोड़ दो, है ना। अब अब यहाँ से मेन काम तो अब ये है ना, यहाँ तक तो हम लोग लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर जिसको स्क्वायर रूट निकालने आएगा, इसके बाद वही ना प्रोसीड कर पाएगा। अब ये अलग से आपको स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करके फिर इसके साथ सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा ना, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10। हाँ, स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, तब तो निकल जाएगा। ये निकाल के देखो एक बार कितना आ रहा है, कोई निकाला है? जेड इज इक्वल टू -2 -4 आयोटा प्लस -2 और 8 प्लस 6 आयोटा का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो एक तो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 8 हो जाएगा, और 2xy का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ रहा है मेरे ख्याल से ये तो, ठीक है। आ रहा है क्या, किसी का निकाला कोई? मॉड जेड, फॉर्मूला से निकाल लो ना, फ्रैक्शन में आ रहा है तो फॉर्मूला से निकाल लो। क्या था मॉड जेड, तो ये होगा 10, है ना, 10 प्लस 8/2 इसका रूट, फिर प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 8/2 और इसका रूट 16, 16/2 8, ये हो गया, नहीं 18 हो रहा ना ये, सॉरी 18 मतलब 9, तो ये 3 हो गया प्लस माइनस 10 में 8 गया 2। अच्छा, ऐसा आ रहा है क्या? हाँ वही 3 प्लस आयोटा बन जाएगा, ये 1 इंटू आयोटा, तो ये हो गया 3 प्लस आयोटा, है ना, प्लस यहाँ पे माइनस नहीं होगा, 3 प्लस आयोटा आ गया। और बाहर में प्लस माइनस आया है और पहले से भी प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा, और बाई 2। तो यहाँ से z इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा देखो, -2 -4 आयोटा, एक बार +2 लेके चलो तो 6 + 2 आयोटा हो गया, और बाई यहाँ हो जाएगा 2, और दूसरा हो जाएगा -2 -4 आयोटा -6 और -2 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू हो गया 6 में से 2 गया 4, 4 -2 आयोटा बाई 2, तो यहाँ से z का वैल्यू आ गया 2 माइनस आयोटा, और यहाँ से दूसरा आ जाएगा -8 आयोटा बाई 2, मतलब हो जाएगा -4 आयोटा। आया क्या इतना, दो रूट इस तरीके का, ये पहला रूट हो गया और ये दूसरा रूट हो गया। सो दिस इज z1 एंड दिस इज z2। ठीक है, तो इस बार का मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया था, बोला था इसका रूट्स बताओ क्या आएगा, तो लेंदी क्वेश्चन बन गया ये। हाँ जी, चले आगे बढ़े। सुपर्णा समझ रही है कि मैच देख रही है? हम्म, खत्म हो गया? कौन जीता? जीत गया, चलो बढ़िया है। तुम लोग साइड्स में मैच भी देख रही है सब, इसका मतलब ना, ठीक है। चलो देखो, अगला है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो भी फॉर्म था उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बताओ z इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, x प्लस आयोटा वाई, और जहाँ x और y आ जाए ना इसको कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म। तो ये जो भी पढ़ रहे थे हम लोग, ये कार्टेशियन फॉर्म था जिसको हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते थे। बट अब आपको पढ़ना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब जहाँ पे थीटा आ जाए, है ना। पोलर फॉर्म आप बहुत पहले, मतलब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे आप, पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म में क्या समझना है, समझो ध्यान से, बस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का अलग तरीका है और कुछ नया चीज़ नहीं है इसमें। तो ये नहीं समझना कि कुछ नया चीज़ बताने वाले हैं। देखो जैसे 1 मिनट, देखो जैसे पोलर फॉर्म में ये समझो कि अपने पास एक किस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, देखो
हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। समझना, क्योंकि पोलर फॉर्म, इसके बाद एक और फॉर्म आएगा यूलर फॉर्म। देखो पोलर फॉर्म से काम थोड़ा आसान हो जाएगा, यूलर फॉर्म से काम और भी आसान हो जाएगा, पूरा ही आसान हो जाता है यूलर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं उसको, है ना। तो देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या लिखा, आयोटा वाई लिखा है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे मान लो कि ये वाला पॉइंट है, दिस इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। अगर ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ये कहीं यहाँ से जाएगा, है ना, ओरिजिन से ही तो दिखाते हैं ना हम लोग इसको। तो ये ओरिजिन से कुछ ऐसा इसको बना दिए ऐसा। अब देखो अगर तुमको इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक, तो तुमको अगर हम ये बोल दें कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप पहुंच जाएंगे, है ना। समझो अगर एक कार्टेशियन प्लेन है और अगर आपसे कहा जाए कि आपको ना 2,3 पर जाना है, तो आप एग्जैक्टली x के तरफ 2 और y के तरफ 3 चल जाइए, काम हो जाएगा आपका। लेकिन मान लो इसके अलावा दूसरा क्या तरीका है उस पॉइंट तक पहुंचने का, तो तरीका ये है कि सर आप ना मेरे को ये वाला एंगल बता दीजिए कि कितने डिग्री एंगल पे हमको जाना है, और मेरे को ये बता दीजिए कि यहाँ से चल के कितना दूर जाना है ना, कितना लेंथ जाना है। हम एक एंगल डिसाइड करेंगे और एक लेंथ पता करेंगे, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। हमको आप बोलेंगे 5 चलने के लिए, 5 चलेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अगर ये एंगल पता चल जाए और ये लेंथ पता चल जाए, जिसको हम लोग मॉड जेड बोला करते हैं, मॉड जेड लिखने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो इसको आर लिखेंगे तो समझ जाना कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये थीटा जो होता है, इस थीटा, यही थीटा है जिसको हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि ये आर्गूमेंट होता था, ठीक है। एक जनरल आर्गूमेंट और एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट। जनरल आर्गूमेंट आपका कुछ भी हो सकता है ना, पूरा साइक्लिक ऑर्डर में, और अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट का बात होगा तो -180 से लेके +180 के बीच में होता है। तो ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब देखो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए या तो सर आप ये एक्स वाई दे दीजिए, या फिर हमको थीटा और आर दे दीजिए, हम पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे। तो हम लोग इसी चीज़ को रिलेट कर देते हैं दोनों के साथ। देखो अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे हम ऐसे बना दें, तो x की तरफ हम लोग कितना चल रहे हैं, तो देखो x की तरफ ये जो चल रहे हैं ये कितना है, ये x है। और इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस वेक्टर का कंपोनेंट करेंगे तो क्या ये r cos थीटा नहीं हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा y, जो कि हो जाएगा r sin थीटा। तो बस यही काम करना है कि देखो z इज इक्वल टू एक्स को रिप्लेस कर दो r cos थीटा से, तो ये हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा, और y को रिप्लेस कर दो r sin थीटा के साथ। अब देखो तुम यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन क्या है, r, अंदर क्या बचेगा, दिस इज cos थीटा और प्लस ये हो जाएगा आयोटा sin थीटा। z इज इक्वल टू, अब ये r को r रहने दो, आपको पता भी है कि r जो है वो मॉड z है, और ये जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखा, इसको शॉर्टकट में सी आई एस सिस लिखते हैं, और यहाँ लिख देते हैं थीटा, सिस थीटा मतलब cos थीटा हो गया ये, ठीक है। तो अगर आप सी आई एस कहीं पे देखें तो समझ जाना कि वो कॉस और साइन के लिए यूज़ किया गया, अदरवाइज इन जनरल हर जगह आपको यही मिलेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जिसमें आप भी बता सकते हैं कि बताओ वो थीटा क्या है, तो थीटा इज व्हाट, या थीटा यहाँ पे जो है वो है आर्गूमेंट, ठीक है। अभी आर्गूमेंट कौन सा वाला सर, कोई भी आर्गूमेंट क्या, नहीं, दिस इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। सो थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, एंड आर इज व्हाट सर, आर इज मॉड जेड, जो कि मॉडुलस हो गया। तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि आपको थीटा क्या लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट और उसका मॉडुलस बता देंगे तो हम उसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो भी फॉर्म लिखा है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द पोलर फॉर्म, यही है पोलर फॉर्म। तो तुम लोग एक पोलर फॉर्म लिख के दिखाओ हमको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं और बताओ इसका पोलर फॉर्म कितना आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। लिखो व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो भी लिखा है ये भी कार्टेशियन फॉर्म में है, इसका पोलर फॉर्म बताओ। बना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z, मॉड z कितना है, मॉड z का वैल्यू √2 हो जाएगा। और थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए क्वाड्रेंट देख लो, पहले क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। तो पहले टेन अल्फा निकालेंगे, तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा, विथ मॉडुलस लगाते हैं यहाँ पे -1 आएगा। तो सो टेन अल्फा का वैल्यू हो गया 1, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया π/4। इसका मतलब जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस अल्फा विच इज़ -π/4, ये हो गया। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू, अब कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो
z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट आपको पता है कि z का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा r, एंड दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा, एंड दिस इज योर sin थीटा, ऐसा। सो z इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना है, √2 है, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, -π/4। सो दिस इज -π/4 प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन, और ये हो जाएगा -π/4। सो z इज इक्वल टू √2। अब ये माइनस का साइन तुम ब्रैकेट के अंदर रखो या बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो cos के अंदर अगर माइनस है तो बाहर आके प्लस ही बन जाएगा वो, तो सीधा लिखो इसको cos π/4, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस आयोटा, एंड दिस इज साइन π/4। ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। इसी चीज़ को अगर हम लोग सिस के फॉर्म में लिखेंगे तो z इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, √2, और इसको देख के लिखेंगे, है ना, ये हो जाएगा CIS, एंड दिस इज -π/4, ऐसे लिखेंगे आप। ये हो गया शॉर्ट में लिखने का तरीका। समझ में आया थी, लिख पाई थी? हम्म, एक क्वेश्चन का लिख के दिखाओ, और लिखो -√3 माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा, निकालिए, पोलर फॉर्म लिखिए इसका। बना? इतना टाइम कैसे लगता है तुम लोगों को बनाने में इतना छोटा चीज़? कितना आ रहा है? ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है ये देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1/√3, तो अल्फा का वैल्यू हो गया π/6। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में हो जाएगा माइनस टाइम्स पाई माइनस π/6। अब इसे गलत नहीं बनाया, 5π/, हाँ -5π/6 आएगा ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थीटा का वैल्यू इतना आ गया, और मॉड z अगर निकालेंगे तो मॉड z का वैल्यू हो जाएगा 3 + 1 4, ये 2 आ जाएगा। सो यहाँ से z इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स, एंड दिस इज सिस, और इसको लिख सकते हैं -5π/6। इसी को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो 2, ये हो जाएगा cos, एंड दिस इज -5π/6 प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन, और ये हो जाएगा -5π/6। ठीक है, चलो एक और लिखो जल्दी से, थोड़ा आसान दे रहे हैं। लिखो z इज इक्वल टू 5, इसका लिखो पोलर फॉर्म। बना? देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, z इज इक्वल टू मॉडुलस तो वही आएगा 5, और यहाँ हो जाएगा सिस, और आर्गुमेंट कितना हो जाएगा बताओ तो, z इज इक्वल टू 5 का आर्गुमेंट कितना होता है, 0। तो z इज इक्वल टू हो गया 5, एंड दिस इज cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, हो गया। ठीक है, चलो एक और लिखो, z इज इक्वल टू 2 आयोटा, लिखो इसका पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू अगर 2 आयोटा लिखा है तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा, मॉडुलस तो 2 ही आएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा cos, क्योंकि 2 आयोटा प्योरली इमेजिनरी नंबर ऊपर लाई करेगा ये, है ना, तो cos π/2 प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन π/2। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, एंड दिस इज सिस π/2। ये हो गया। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्जन तुमको पता चल गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करना होता है। अब आपको पोलर फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एडवांस में भी पूछा जाता है ना, इन्वर्स प्रोसेस पे बताते हैं आपको। सबसे पहला चीज़ ये है ना, ये नोट करने का ही पॉइंट है। देखो पॉइंट ये है कि Z1
प्लस Z2 और इस पूरे का अगर होल स्क्वायर लिख दिया जाए तो ये बताओ क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 और फिर Z1 प्लस Z2 और इसका होल कॉन्जुगेट। मतलब सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 और फिर Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इसका ये, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 को Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर Z1 को Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। फिर Z2 को Z1 से करेंगे और फिर Z2 को Z2 कॉन्जुगेट से करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सुन लो Z1 प्लस, ठीक है, Z1 प्लस Z2 इस पूरे का होल स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा फाइनल रिजल्ट ये आता है मॉड Z1 का स्क्वायर, है ना। A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है। तो मॉड Z1 स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे आप प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, मॉड Z2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ लिखना है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये लिखना है फॉर्मूला, है ना। मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ये रिजल्ट मिलेगा आपको। और अगर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको वैसे ही याद रखो जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मतलब Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट और रियल पार्ट्स, और यहाँ पे भी रियल पार्ट्स, है ना। ये सीक्वेंस में याद रखो। डन है। चलो इतना इस रिजल्ट का यूज़ करके हम लोग आगे का प्रोसीड करेंगे काम। अब देखो सबसे पहला चीज़ ये है कि Z1, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं लेट Z1 इज इक्वल टू, Z1 को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और R लिखेंगे, इसके लिए R1 लिख देते हैं और फिर लिखेंगे cos थीटा 1 प्लस आयोटा और साइन थीटा 1, है ना, समझना। और Z2 को क्या लिखेंगे सर आप, तो Z2 को लिखेंगे R2 और ये हो जाएगा cos थीटा 2 और प्लस आयोटा और ये हो जाएगा साइन थीटा 2। ये Z1 और Z2 है। तो सब जगह Z1 Z2 को नहीं रिप्लेस कर रहा, हम यहाँ पे Z1 Z2 को रिप्लेस करके देखना चाहते हैं कि थीटा के फॉर्म में क्या कहानी बन रहा है। तो हम देखो पहले वाले को ही एक्सपेंड, पहले वाला को दिखाते हैं आपको। आप ऐसा देखो Z1 प्लस Z2 और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर जो लिखा इसको भी छोड़ दो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये जो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट लिखा है, देखो 2 रहने देते हैं, यहाँ रियल पार्ट्स लिख दिए। Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, तो देखो Z1 कौन सा है, ये Z1 है। तो Z1 को क्या लिखेंगे, देखो Z1 और पहले क्या करना है सुनो, पहले Z1 और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। देखो Z1 यहाँ लिखा है और Z2 का कॉन्जुगेट लिखा है, तो Z1 ये रहा और Z2 का कॉन्जुगेट, इस पे कॉन्जुगेट लगा देंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको नहीं, Z2 के कॉन्जुगेट को हम यहाँ लिख देते हैं, छोड़ो हटाओ। तो ये हो गया Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, बाकी सब तो वही रहेगा, ठीक है। अब ये Z1 और ये Z2 के कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो R1 इंटू R2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सर कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो होता है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। तो हम लोग जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट को पिक कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ करके नहीं दिखा रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, इस मतलब लेंदी है थोड़ा सा। तो जो उसका रियल पार्ट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग यहाँ पे पिक करके ले आएंगे। तो देखो ये कैसा दिखेगा, यहाँ से ये सब कुछ हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा सिर्फ R1 इंटू R2 और यहाँ लिखेंगे cos एंड दिस इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। पता नहीं, हो सकता है फील नहीं आया कि कैसे आ रहा है। तो हम देखो यहाँ पे
मतलब ऐसा आएगा, बताते हैं, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो कॉस ए कॉस बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये वाले चीज़ को, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये R1 इंटू R2 तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू मिलेगा रिजल्ट, है ना। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है तुमको, हम बता रहे हैं कि रिजल्ट जो याद रखना है उस पर हम लोग मेन काम करेंगे। ये चीज़ आपको रट लेना है बस, है ना, और इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतना समझो कि हम लोग इतना लिखेंगे। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर सर आप इस आपके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 का स्क्वायर और प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ लिख देंगे क्योंकि माइनस का साइन है, तो R1 इंटू R2, और यहाँ हो जाएगा कॉस, एंड दिस इज θ1 माइनस θ2, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, बस यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, है ना। क्या लिखें अब देखो, अब इसको ऐसे याद कर लो, सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो 2a भी लिखते हैं इसको लिखना है R1 इंटू R2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये फॉर्मेट में तुमको रिजल्ट याद रख लेना है। अच्छा, R1 R2 को परेशान तो लेके नहीं हो रहा है ना, R1 R2 को, यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, सॉरी, 2 और 2 भी आएगा, है ना, 2 छूट रहा था, 2 आएगा क्योंकि यहाँ बाहर भी तो 2 था ना, ये वाला, तो 2 रहेगा ना, ये हम लोग तो मल्टीप्लाई किए, उसके बाद जो वैल्यू आया था वो लिखे है ना, अभी तो बाहर में 2 है तो 2 रहेगा। अच्छा ये बताओ R1 क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1, R1 इज़ व्हाट, दिस इज मॉड Z1 एंड R2 इज़ व्हाट, मॉड Z2। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सेम चीज़ R1 और R2 को रिप्लेस करते हैं, अगर आप नहीं लिखे हैं, एक बार लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं है, ये Z1 और Z2 को रिप्लेस कर दिए, है ना। अब देखो इसको हम नेक्स्ट पेज में लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद हम इसको अच्छे से इसको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आपको कि अब क्या क्या कहानी बनने वाला है यहाँ से। मेरा फाइनल रिजल्ट जो हम लेकर के आए हैं उस रिजल्ट पे काम करेंगे अब, ठीक है। तो देखो रिजल्ट क्या क्या आएगा अपना समझो, देखो Z1 प्लस, है ना, अब आप पीछे जो भी पढ़े हैं उसको डिलीट करिए, पहले इसको समझिए। अब Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे सर आप, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2, हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और यहाँ लिख देना है कॉस और θ1 माइनस θ2। आप इसको याद करिए, आप इस तरीके का चीज़ एक बार पढ़ चुके हैं वेक्टर कंपोनेंट में, मतलब वेक्टर में, ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आया किसी को, सुपर्णा याद आ रहा है तुमको ये फॉर्मूला, ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन में कुछ ऐसा ही तो था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, तो बस वही सीक्वेंस तो यहाँ पे याद रखना है और कुछ लोड नहीं है। अब इसमें 3 केसेस बनेगा, वो 3 केसेस आपको समझना है, हम आपको एक एक करके केसेस बताते हैं। केस नंबर 1, है ना, फर्स्ट केस, देखो पहला जो केस है वो ये है कि हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो θ1 माइनस θ2 है ना, पहला केस ये है कि θ1 माइनस θ2 जो दिख रहा है सर, आप ना इसको ज़ीरो कर दीजिए। तो सोचो अगर θ1 और θ2 का डिफरेंस जो यहाँ पे लिखे हैं वो अगर जीरो हो गया, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो क्या बचा 2Z1 Z2, इसका मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 बच गया सिर्फ। तो ये जो θ1 माइनस θ2 का वैल्यू जो हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं, ये बताओ थीटा है क्या, व्हाट इज θ1, एनीबॉडी, देखिए जरा सा कितने लोग एक्टिव मूड में है एकदम, θ1 है क्या, हाँ, θ1 इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड θ2 इज द आर्गुमेंट ऑफ Z2, ऑल राइट, वेरी गुड। तो अब बताओ जो θ1 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1, और θ2 को लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2, एंड इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो क्या इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, क्योंकि आर्गुमेंट तो लॉग के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो गया। अब ये बताओ Z1 अपॉन Z2 क्या है, Z1 अपॉन Z2 इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, बल्कि Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो है, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, है ना, दिस इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जीरो आ रहा है, तो बताओ वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, एनीबडी, हाँ, इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 जो होगा दिस इज प्योरली रियल, ठीक है, Z1 अपॉन Z2 को हम लोग क्या कहेंगे, प्योरली रियल हो जाएगा। तो इसका मतलब
हम लोग इसको रिवर्स प्रोसेस में भी ऐसा सोच सकते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली रियल, सो वी कैन से दैट इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 जीरो होने वाला है सर। अच्छा सर, मान लीजिए अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 अगर जीरो हो गया तो इससे अपने को क्या फ़ायदा है? देखो फ़ायदा क्या है कि अब यहाँ पे आ जाओ, तुम सोचो अभी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू का वैल्यू कितना हो गया था? ये वन हो गया था, क्योंकि हम लोग थीटा वन थीटा टू जीरो जीरो लिए डिफरेंस। उस केस में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बन गया 2ab, मतलब मॉड Z1 स्क्वायर बन गया और प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर बन गया, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2, मतलब जो सिंपल फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स Z1 और इंटू ये बन गया Z2, ये रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, अब ये सोचो, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या ये बताओ तो सही है क्या, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 और इस पूरे का ये होल स्क्वायर लिखा है क्या RHS वाला साइड? देखो, ये देखो, ये ए स्क्वायर, ए मतलब क्या है, मॉड Z1 है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर नहीं हो गया? और अगर ऐसा हो गया तब तो फिर सर ये स्क्वायर स्क्वायर को हटा दीजिए आप, और जैसे स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिला कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल आ गया, जो कि बहुत यूनिक बात है, ऐसा होता नहीं है कभी। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कभी होता नहीं है कि हम लोग a प्लस बी का होल मॉडुलस को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, मॉड ए और मॉड बी नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं होता है। लेकिन अगर हाँ ए मॉडुलस, अगर यही चीज़ अगर ऐसा होता कि a इंटू बी का होल मॉडुलस, तो हम लोग इसको मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं, ये सही है, लेकिन ये मॉडुलस कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, बट यहाँ पर ऐसा आया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये कंडीशन पे आया है। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है कि Z1 अपॉन Z2 प्योरली रियल होना चाहिए। इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट का डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या होता है, सोचो। इसका मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो 30 डिग्री बना रहा है, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी 30 डिग्री बना रहा होगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट? जीरो। इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो गया। आप समझ पा रहे हैं बात? ये कुछ कहानी ऐसा नहीं हो गया कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों का आर्गुमेंट सेम है, तो दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना आएगा? जीरो आएगा। मतलब ये हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आर्गुमेंट प्लेन पे पैरेलल दिख रहा है, वैसे केस में आप Z1 प्लस Z2 को मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 लिख सकते हैं। और ये आपको बताते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आएगा कि इफ Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो फिर आप आगे क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करेंगे? तो ये लाइन जैसे ही दिखेगा ना, आपको तुरंत ये लाइन लिख देना है और आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन में। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ, फिर आप ये लिखेंगे Z1 बाई Z2 इज प्योरली रियल हो जाएगा। और जब ये प्योरली रियल हो गया तो आपको पता है कि Z1 बाई Z2 अगर प्योरली रियल हो जाए तो क्या हम लोग Z1 बाई Z2 और ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, फिर हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं कॉन्जुगेट को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले केस का कहानी, जो कि इस चीज़ को आपको रिजल्ट याद रखना है। आगे हम तीनों को समराइज़ करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि हाँ बताओ याद है कि नहीं याद है। आपसे पूछा जाएगा अभी आपको वाइस वर्सा की कहानी। चलो, सेकेंड केस नंबर टू। केस नंबर टू पे आते हैं और बताओ हम इस बार क्या करेंगे, ये जो थीटा वन माइनस थीटा टू दिख रहा है इसको 90 पुट कर दो, पाई बाई टू। और अगर ये पाई बाई टू हो गया तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? जीरो। ये पूरा टर्म जीरो हो गया, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। इसका मतलब कुछ ऐसा दिखेगा ये। देखो, अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं केस टू में, केस टू में थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये प्लस पाई बाई टू भी हो सकता है, माइनस पाई बाई टू भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में, कॉस के केस में वो जीरो ही बनेगा। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो होगा इस बार वो हो गया प्लस माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 का जो वैल्यू है वो हो गया प्लस माइनस पाई बाई टू। अब बताओ, कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाई टू आ रहा है, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये बताइए? प्योरली इमेजनरी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों का केस है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजनरी नंबर। ठीक है, दिस इज प्योरली इमेजनरी। ओके, और अब ये प्योरली इमेजनरी हो गया, तो अब इसको हम लोग देखो कंक्लूड कर देते हैं। अभी बताओ क्या बताए थे, Z1 प्लस
जेड टू इस पूरे का मॉडुलस का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देते हैं, मॉड जेड वन स्क्वायर और प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर और प्लस 2ab जो समथिंग आया था वैल्यू, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इस बार थीटा वन माइनस थीटा टू को हम लोग क्या रिप्लेस कर दिए हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है ना, ऐसा आ जाएगा। देखो ये इसको वैल्यू हम लोग क्या किया है, 90 पुट किए हैं, तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर बराबर मॉड जेड वन स्क्वायर और प्लस मॉड जेड टू का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे इसको, ये है ना, इतना लिखें। अब देखो इससे, अब इससे क्या कंक्लूजन मिला, सुनो। अब ये बताओ यहाँ पे, है ना, देखो पीछे मेरे को स्लाइड करना पड़ रहा है, तो देखो यहाँ पे ये बताओ, अगर यहाँ पे माइनस होता, सुनना ध्यान से, जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर होता, तो मॉड जेड वन स्क्वायर होता, मॉड जेड टू स्क्वायर होता, बस इस प्लस की जगह क्या बन जाता, माइनस, बाकी ये भी रहता और ये भी रहता, ये भी रहता, सब कुछ यही रहता। तो उस केस में भी क्योंकि थीटा वन माइनस थीटा टू का वैल्यू तुमने 90 पुट कर दिया है ना, तो ये वैल्यू तो हट गया, तो तुम जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर देखो या जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर देखो, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं उसमें, तो यही तो मिलेगा उसमें भी ना, जेड वन माइनस जेड टू के होल स्क्वायर में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जेड वन प्लस जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर लिखा, हम लोग इसको अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो इसका मतलब कि जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉडुलस है ये जेड वन माइनस जेड टू के मॉडुलस के बराबर आ गया, ऐसा आ गया। अगर आपको वेक्टर याद होगा, वेक्टर तो हो सकता है, देखते हैं आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस कब होता है, कोई आइडिया है किसी को? थीटा इज 90 डिग्री, ए प्लस बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये केसेस होता है इसमें, देखो ये, ठीक है, ऐसे वाले केस में, मतलब जब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन जाए, रिजल्टेंट वेक्टर और यहाँ पे जब 90 डिग्री बन जाए, तो वैसे केस में होता है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड केसेस में, जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस। तब अभी आपसे पूछेंगे, देखते हैं आप लोग इसका रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं कि नहीं। अगला जो थर्ड केस है वो है कि अब हम लोग इस बार क्या करते हैं, इस बार पाई लिख लेते हैं, पाई मतलब पहला में जीरो रख लिए, दूसरा में पाई बाई टू रख लिए, तीसरा में रखेंगे पाई। तो एक बार हम केस थ्री यहाँ पे लिखते हैं, देखो केस थ्री यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर। अभी सुनना ध्यान से, लास्ट में कंक्लूड करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मॉड जेड वन स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स दिस इज मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे केस थ्री क्या लेके चल रहे हैं, केस थ्री अपना ये है कि इस बार थीटा वन माइनस थीटा टू का वैल्यू जो है वो पाई लेके चलो। अब सोचो अगर ये पाई हो जाएगा, इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू का जो वैल्यू है वो पाई के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू हो गया पाई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो कोई इसे। हाँ ये है, इसका मतलब ये हो गया कि जेड वन अपॉन जेड टू, ये तो कंफर्म हो गया कि जेड वन अपॉन जेड टू जो है वो प्योरली रियल नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर हो गया है ना ये। तो जेड वन अपॉन जेड टू इज प्योरली नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर का ही आर्गुमेंट पाई आता है। ओके, अब इससे हम लोग को क्या मिला, देखो ये अगर कॉस, ये इसको अगर हम लोग पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई कितना होता है, माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा टू जेड वन और ये हो गया जेड टू। अब ये बताओ जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एनीबॉडी? नहीं, मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर, मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू
और इसका ये बन गया होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 का होल, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के इक्वल आ गया। तो ये मिला तुम्हारा थर्ड केस का कंक्लूजन। ठीक है, इसको लिखो और अभी हम जो पूछेंगे वो बताना, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है आपका। इतना तो लिख ही लिया होगा सब लोग, लिख तो नहीं रहा है कोई, नोट कर रहा होगा मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट ले रहा होगा, लिख रहा होगा तो बता देना। चलो अब मेरे को बताओ जल्दी से, फटाफट आपसे पूछते हैं, देखते हैं आप लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहली बात, Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 क्या इम्प्लाई करता है, कब होता है ये बताओ। हाँ, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि सर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये ना ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस का कहानी था। Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है, ये अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा लिख दे कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस और Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, इसका मतलब ये कंफर्म है कि जो आर्गुमेंट होगा Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट का डिफरेंस ये पक्का 90 होगा, पाई बाई टू, प्लस और माइनस, ये था ना सेकेंड केस में। और Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 कब हो जाता है सर, ये हो जाता है जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का जो वैल्यू है वो हो जाए पाई, है ना, ये मेरे को समझाना था। अब इसको आप शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा, डोंट वरी। इतना लिख लिया सब लोग। ठीक है, ये सब चीज़ कहाँ से आया कैसे आया, ये बैक एंड में जो आप समझे हैं आप इसका ध्यान रखेंगे कि कहाँ से आया ये। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको बताते हैं, लिखो इफ़ Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, देन प्रूव दैट Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। चलो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का मेन पर्पज़ यही है कि आपको पता चले कि आपको इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है जो भी आप ऊपर पढ़े हैं। तुम सोचो ये चीज़ कब आता था, है ना, डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, बट फिर भी आपको समझना पड़ेगा खुद से, ये कब होता है, कोई बताओ। हाँ, क्योंकि देखो ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो प्लस टू ए बी होता है तो कॉस वाला टर्म जीरो हो जाए तो हट जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा ना। तो ये तभी होगा जब कॉस का जो अंदर में वैल्यू है वो 90 हो जाए, और 90 होने का मतलब ये है, इसका मतलब सर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का जो वैल्यू है ये 90 होना चाहिए, पाई बाई टू होना चाहिए। इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू पाई बाई टू होना चाहिए, प्लस माइनस। अब आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 प्लस माइनस पाई बाई टू होने का मतलब ये हो गया कि Z1 अपॉन Z2 कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। देखो पाई बाई टू कब होता है, जब वो प्योरली इमेजनरी होगा। इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का होल कॉन्जुगेट विथ माइनस का साइन। प्योरली इमेजनरी में तो यही काम होता है सर, आप तो यही सिखाए के लाए हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, कॉन्जुगेट ऊपर नीचे सेपरेट करो, तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ये हो गया Z1 का कॉन्जुगेट और बाई Z2 का कॉन्जुगेट। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस Z2 वहाँ चल जाएगा तो हो गया Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन आपको ये पता करना था कि हाँ सर इस वाले चीज़ से हम लोग को ये समझना था, फिर यहाँ से ये लिखना था और फिर ये लिखना था, ये चीज़ मेन है।
गया। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, ये 2004 मेंस का क्वेश्चन है और डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। देखो इफ जेड एंड ओमेगा आर complex number, if z and omega are complex number such that z conjugate plus iota omega का conjugate is equal to 0 and argument of z into omega is equal to pi, then find argument of z का argument बताना है। लिखो क्वेश्चन लिखो। है ना, क्वेश्चन तो एकदम कम्प्लीटली न्यू है ना, लग ही नहीं रहा होगा आपको कि क्या है इसमें। देखो जेड और ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ठीक है। सच दैट जेड प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू लिखा है 0 और आर्गूमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा इज इक्वल टू पाई। हम यहीं से शुरू करते हैं पहले। देखो आर्गूमेंट ऑफ क्या लिखा है, जेड इंटू ओमेगा इज इक्वल टू पाई लिखा है, ठीक है। एक बात बताओ, इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू पाई। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन छोड़ दो, आपको निकालना है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है, ध्यान रहे, मतलब ये निकालना है। इसमें आ जाओ, ये जो लिखा है जेड का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा कॉन्जुगेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट, और दोनों तरफ आर्गुमेंट का साइन लगा दो, तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, है ना, दोनों तरफ आर्गुमेंट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड विथ माइनस का साइन बाहर में इज इक्वल टू, इसमें लगा देंगे प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा और प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का कॉन्जुगेट, है ना, ऐसा हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और प्लस इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, है ना, दिस इज माइनस आर्गुमेंट ऑफ व्हाट ओमेगा, लिख सकते हैं इसको, इसको बुला लो इधर साइड में, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस पाई बाई 2। इसको लाके यहाँ रिप्लेस कर लो, तो देखो यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा और माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, बीच में प्लस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लिखा है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर दो, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हम लोग को एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम लोग को फाइंड ही क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है। इसका मतलब सब एडिशन मत करना, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज वी आर गेटिंग 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया पाई प्लस पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, 2 इधर आ जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ गया, ये आ गया 3 पाई बाई 4, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मेरा मेन पर्पस ये था कि हम आपको ये सिखा पाएँ कि अगर इस तरीके का चीज़ दिया है तो हम लोग दोनों तरफ आर्गूमेंट ले करके क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग प्रॉपर्टी लगा करके यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेन पर्पस ये था इस क्वेश्चन में सिखाने का, बाकी इसमें कुछ रॉकेट साइंस ऐसा कुछ है नहीं। हो गया। ओके ठीक है, तो ये आर्गूमेंट से रिलेटेड जो भी बात था वो इतना ही बात था, मेरे ख्याल से इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और अगले क्लास में हम लोग जो है ना यूलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अगले क्लास में अगर आएंगे तो आप आर्गूमेंट का जो 3 कंडीशन, आपको जो 3 केसेस कराए हैं, ये तीनों केसेस रट के आना है, और उसके बाद फिर आपसे बात होगा आगे, है ना। देख लो एक बार यहाँ पे फिर से फटाफट जल्दी से देख लो, ये 3 केसेस यहाँ पर ये था,
देखो इसमें हम आपको कुछ याद करने के लिए कुछ हिंट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे एक चीज़। देखो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू, दोनों मॉड अलग अलग सेपरेट तभी हो पाएगा जब दोनों के बीच का आर्गुमेंट का डिफरेंस जीरो हो जाए। ठीक है। और Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ये इसके बराबर आता है, तो ये इसको तुम समझ लेना, वेक्टर वाला लॉजिक लगा लेना। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो है वो प्लस माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, मतलब दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऐसा हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो, देखो ऐसा हो गया ना, इसका मतलब समझना, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर सपोज करो ऐसा है, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा सर, ऐसा। मतलब दोनों दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं गलती से ऐसा हो गया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा, है ना। सो इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इन दैट केस Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस और Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस दोनों ही इक्वल हो जाएगा, दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा। ठीक है। और ये दोनों का देखो ये थोड़ा अल्टर है एकदम, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू, बीच में माइनस तभी आ सकता है जब यहाँ पाई होगा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस पाई। इसका मतलब ये हुआ एकदम कंप्लीटली वेक्टर वाला कहानी है कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, a माइनस बी, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है। इस केस में देखो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, बाकी आज के क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में यूलर फॉर्म पढ़ेंगे एंड दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा